अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मेरी आवाज़ क्लियर है आप सबको? यस सर, क्लियर। चलो जी, अभी मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। सो टेल मी कि भाई स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। ठीक है, बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर, हो रही है। आई थिंक आप लोगों के सामने चीज़ें होंगी, ज्योमेट्री ऑफ अर्थ। ठीक है, यही नज़र आ रहा है आपके सामने। यस सर। यस सर। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था जनाब? हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। किसका? नेविगेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल के बारे में। मुख्तलिफ किस्म के नेविगेशनल एड्स क्या होते हैं उनके बारे में देखा गया था। टाइप्स ऑफ नेविगेशन देखी थी। देन आखिर में हम लोगों ने क्या देखा था? वी सीन रेडियो नेविगेशन एंटीना, मतलब रेडियो नेविगेशन में इस्तेमाल होने वाला तमाम के तमाम एंटीना होते हैं, उन सबको देखा था। एक मिनट जरा रुकिएगा। जरा कॉल आ गई थी यार, उसको अटेंड कर रहा था। सो हम कहाँ पे मौजूद थे भाई? क्या बात डिस्कशन चल रही थी आखिरी? सर यही कि आप शुरू करने वाले थे। नहीं, हाँ, एंटीनाज में के बारे में हम लोगों ने देखा था कि उनकी पोजीशंस क्या होती हैं, कहाँ कहाँ लगे हुए होते हैं। अब वो एंटीना, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ सिस्टम्स थे, हम उन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे आज। सही है, तो बुक के हिसाब से चलेंगे। बेसिकली बुक के अंदर एक चीज है जो आई थिंक चैप्टर नंबर 7 है, जिसके अंदर पहली चीज जो होती है ये कहलाती है इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर, ईएलटी कहते हैं। बट बिफोर दैट नेविगेशन का थोड़ा सा पार्ट कर लेते हैं। ये जो लोकेटर है ये गाइडेंस का थोड़ा सा पार्ट है। तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस ईएलटी वी शुड डू नेविगेशन, गाइडेंस इन ज्योमेट्री ऑफ अर्थ। हमें ये करना जरूरी है। सही है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ज्योमेट्री ऑफ अर्थ, जब तक हमें अर्थ के बारे में पता नहीं होगा, सही है, तो हम अपनी पोजीशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हम जब हमें जो अर्थ की ज्योमेट्री के बारे में पता लग जाएगा, सो देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द पोजीशन। अब तुम्हें पता होगा कि भाई अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेट सपोज मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने वाला हूँ, बताइएगा सामने नजर आ रहा है? ये मैंने क्या लगाया, एक ये एक्स बनाया, ये एक मैंने ये वाई बनाया, और यहाँ पे कहीं मेरे पास पॉइंट है। इस पॉइंट की मुझे अगर लोकेशन बतानी है तो मैं लोकेशन क्या बताऊंगा? यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होगी वो, और यहाँ पे जो वाई की वैल्यू होगी वो किस में कर दूंगा? एक्स और वाई की फॉर्म में ऐसे कॉलम की सूरत में दिखा दूंगा, तो हमारे पास ये जो पॉइंट की लोकेशन है ये पता लग जाएगी। ज्योमेट्री तो यही कहती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? जी सर, यस ऐसे सर। ही। ऐसा ही हाँ। है। अब बात आती है हम अर्थ के ऊपर। अब अर्थ के अंदर किस तरीके, अर्थ में अगर कहीं भी लेट सपोज कराची है, ये समझें कि ये कोई अर्थ है। ये मैंने क्रॉस बनाया, लेकिन कहीं मैं यहाँ पे बैठा हूँ और ये क्रॉस जो है ये मेरे पास एक अर्थ के ऊपर है, तो ये कहाँ पर होगा, किस तरीके से होगा?
इनमें कौन से क्या हम एक्स वाई इस्तेमाल करते हैं, हम लोग क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रेट सर्कल को हम लोग रहने देंगे क्योंकि ये डिस्टेंस एंड ये रम रूल वगैरह ये थोड़ा सा प्योर नेविगेशन का पार्ट आ जाता है। जब आप लोगों को चार्ट्स, नेविगेशनल चार्ट्स पढ़ने वगैरह होते हैं तब ये उस सूरत में काम आता है। सिंस हम लोग ना पायलट हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिजाइन इंजीनियर, तो दैट्स वाई हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई इस वाली चीज को स्किप कर सकते हैं। गॉट इट। सो ये हमारे पास इस पूरी स्लाइड के कुछ कोर्स मतलब कंटेंट्स ऑफ स्लाइड्स हैं, जो कि इसमें ये पोजीशन क्या है, लेट लॉग क्या है, ग्रेट सर्कल क्या है, वगैरह वगैरह। सो आगे और बढ़ते हैं भाई। ये लो डायरेक्ट थैंक यू पे पहुंच गया। हाँ जी। ज्योमेट्री ऑफ अर्थ, हम इस दुनिया में रखते रहते हैं। क्या अर्थ का कोई प्लेन है? यस, अर्थ का प्लेन है। अर्थ जो है बेसिकली तीन प्लेन के अंदर डिवाइड हुई हुई है, एक्स प्लेन, वाई प्लेन एंड जेड प्लेन। सही है, मतलब हमारी जो अर्थ है वो 3D है। ऐसा ही है, 3D है ना यस हमारी सर। अर्थ। अब वो बात आ जाती है कि अब जो हमारी क्या कहते हैं अर्थ है वो किस तरह की है। वो एक गोले नुमा है, जैसे वो पीके नहीं कहता था ई गोला है गोला, तो वो वाला गोला ही समझिए कि हमारा जो अर्थ है वो एक क्या है, स्फेयर है। जब हम मैप्स में देखते हैं या जब हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल जो तस्वीरें होती है उसमें देखते हैं तो हमें अर्थ गोल नजर आती है। क्या अर्थ बिल्कुल परफेक्ट स्फेयर है? नहीं। अर्थ जो है हमारी सी थोड़ी सी क्या है, स्फेरॉइड है, मतलब इलिप्टिकल शेप के अंदर है हमारे पास अर्थ। जैसे कि आप देख सकते हैं अगली ये स्लाइड के अंदर देख सकते हैं कि ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो अर्थ है ये हमें एक परफेक्ट स्फेयर दिख रहा है, लेकिन बट इन एक्चुअल अर्थ हमारे पास क्या है, स्फेयर तो है, परफेक्ट स्फेयर नहीं है, बल्कि क्या सम काइंड ऑफ इलिप्टिकलनेस पाई जाती है किसके अंदर, अर्थ के अंदर। ये बात तो क्लियर हो गई। अभी अर्थ के अंदर ये किस वजह से पाई जाती है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, अल्लाह ताला ने बस इस तरीके से बनाई है। और हमें ये भी, अगर हम इसका कोई साइंटिफिक रीजन देना चाहते हैं तो हम ये भी बता सकते हैं कि भाई अर्थ कहीं से ऊपर है, कहीं से हल्की है, कहीं से भारी है, कहीं से क्या है, लाइट है। सो बिकॉज अर्थ के जो पूरा सरफेस है वो सिमेट्रिकल नहीं है, तो जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि भाई अर्थ जो है थोड़ा सा इलिप्टिकल स्फेयर जैसी दिखती है। गॉट माई पॉइंट। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास यहाँ देखो, ये मेरे पास क्या है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ वगैरह करूंगा। सो बताना जूम इन हो रहा है आप लोगों के पास, बल्कि नहीं, पहले तो ये क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स, पहले इसको करना होगा जूम इन, फिर उसके बाद मैंने लेना होगा एक अदद ये ड्रॉ। और ये देखें, अर्थ को मैं अगर इस तरीके से बाइसेक्ट कर दूं, जिस तरीके से ये अर्थ देख रहे हैं ये बाइसेक्ट हुआ है, ठीक है, तो ये जो लाइन कहलाती है ना, ये कहलाती है इक्वेटर। ये लाइन क्या कहलाती है? इक्वेटर। अब ये इक्वेटर कहाँ पे कहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, ये अगली स्लाइड के अंदर लिखा हुआ होगा, लेकिन ये हमारे पास क्या है, इक्वेटर है। अगर इस इक्वेटर के अक्रॉस में क्या करूं, नॉर्थ पोल के साथ एक सीधी लाइन लगा देता हूँ। सो ड्रॉ, ये मेरे पास 90 डिग्री की लाइन आ गई। और मैंने क्या किया, एक 45 एंगल के ऊपर एक लाइन लगा दी, तो 45 ये होगा, 45 ये होगा। सही है। अब अगर मेरे पास अर्थ क्या है, बिल्कुल क्या होती है, स्फेयर होती है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेरे पास एक क्या आ रहा है, सरकमफेरेंस आ रहा है, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का सरकमफेरेंस आ रहा है। अगर ये दोनों क्या होती है परफेक्ट, हमारे पास ये स्फेरिकल है, ये 45 डिग्री के ऊपर हुआ है, तो मुझे ये बताओ, ये वाली जो आर्क लेंथ है और ये वाली जो आर्क लेंथ है, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, आर्क लेंथ क्या होता है, S1 S2, S1 और S2 दोनों बराबर है। यस सर। सही है, S1 और S2 क्या है, दोनों बराबर है। बट यहाँ पर हर जगह पे एक आ जाते हैं बट सब क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास ऑब्लेट स्फेरोइडल, ऑब्लीट मतलब एक हमारे पास इलिप्टिकल स्फेयर आ जाता है, उस सूरत में अगर मैं 90 डिग्री, 45 डिग्री की सेपरेशन यहाँ से 45 डिग्री, तो ये जो आर्क लेंथ आ रही है ये वाली, और ये जो आर्क लेंथ आ रही है S1, और ये वाली दूसरी जो S2 है, सो ये दोनों जो आर्क लेंथ है ना, ये दोनों क्या होंगी, सेम नहीं होंगी। ये दोनों क्या होंगी, सेम नहीं होंगी।
एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि भाई हमारे पास जो हाँ, हम लोग अर्थ में राइट लेफ्ट अप एंड डाउन जो हम लोग डिनोट करते हैं वो क्या करते हैं, वही मशरिक मगरिब, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। सही है। ठीक है जनाब, ये कुछ इस तरीके से होता है। सो ये बात भी हमारे हमें क्लियर हो गई, ऐसा ही है। यस सर। यस। आगे बढ़ते हैं। यही वो चीज यहाँ पे बताई गई है कि भाई अगर 45 डिग्री है तो ये आर्क लेंथ और ये आर्क लेंथ दोनों सेम नहीं है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं इक्वेटर टू द हाफ वे, मतलब इक्वेटर टू द हाफ वे इज 3097 माइल्स एंड हाफ वे टू नॉर्थ पोल इज 3117। जस्ट बिकॉज ऑफ द irregularity we are getting सॉरी अनइक्वल, अनइक्वल क्या कहना चाहिए, आर्क लेंथ या इक्वेटर टू हाफ वे वगैरह का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, कम है। यही वजह है कि हम लोगों के पास ये जो अर्थ की क्या होती है, हमारे पास इलिप्टिकल सरफेस होने की वजह से कुछ जगहें, मतलब अगर मैं एयरक्राफ्ट है, मैं इसको अभी किस तरीके से डिफाइन करूं, हाँ यहाँ से अगर मैं यहाँ पर ये एक इमेजिनरी लाइन बनाता हूँ, ये ऐसे करके, ये मेरे पास एक इमेजिनरी लाइन आ गई है। सही है। अब इस इमेजिनरी लाइन को अगर मैंने देखा, मेरे पास एयरक्राफ्ट यहाँ पर है, अगर मैं इसको यहाँ से लेके जाऊंगा तो एक डिस्टेंस होगा, और यहाँ से यहाँ ऐसे लेके जाऊंगा तो कुछ और डिस्टेंस होगा। सही है। क्योंकि ये स्फेयर है तो कुछ डिस्टेंस कम भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। नेविगेशनल इक्विपमेंट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपना जो भी डेटा होता है नेविगेशनल डेटा, वो हम देते हैं फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम को, और वो क्या करता है, बेस्टेस्ट रूट इस्तेमाल करता है क्या, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, ताकि हमारा फ्यूल कम क्या हो, कम से कम हो। सो नेविगेशन इस चीज के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये वही है, नेविगेशन इक्वेशंस क्या होती हैं, पोजीशन, वेलोसिटी और एटीट्यूड, ये सब मालूम करना हमारे, इसके जरिए से हमारे पास जो इक्वेशंस आती हैं वो नेविगेशनल कहलाती हैं। पहले पढ़ चुके हैं 1D नेविगेशन क्या होती है, 2D नेविगेशन के 3D और 6D। 6D नेविगेशन XYZ एंड एंगुलर मोशन, पिच एंड ड्रॉप, तो ये हमारे पास एयरक्राफ्ट की आ जाती है। 3D नेविगेशन एयर व्हीकल इन स्पेस, एटमॉस्फेयर, न्यूज एंड हाइट, मतलब एटमॉस्फेयर से बाहर वैक्यूम के अंदर जब आ जाते हैं तो जब हमारे पास 3D होती है। 2D नेविगेशन, हम लोग जो रोड के ऊपर अपनी बाइक्स वगैरह चलाते हैं वो 2D कहलाती है, और कन्वेयर बेल्ट्स की वजह से या रेलवे की वजह से हमारे पास जो नेविगेशन होती है वो क्या होती है, 1D होती है। अब 1D से क्या मुराद है, रेलवे एक ही एक्सिस के अंदर आगे जाती रहती है, ना वो ऊपर की तरफ जाती है नीचे, बल्कि रेलवे 1D कह सकते हो। लेकिन बेस्ट रहेगा कि भाई अगर कन्वेयर बेल्ट हो ना तो हमारे पास वो 1D नेविगेशन कहलाती है। सही। आगे बढ़ते हैं 1D नेविगेशन। अब आप यहाँ देख सकते हैं कन्वेयर बेल्ट के ऊपर कोई भी चीज होगी या तो वो लेफ्ट हैंड इस साइड ही आएगी या उस साइड ही आएगी, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ 1D नेविगेशन। अगली चीज, ये हमारे पास सिटी एंड रोड्स आ गए। 2D नेविगेशन की मिसाल वही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या आ गया, पहले एक्स एक्सिस में गए फिर वाई एक्सिस के अंदर गए। इसी तरीके से ये मैप है, यहाँ से यहाँ गए या यहाँ से यहाँ गए, तो ये सारी रोड के ऊपर चलने वाली जो होती है वो क्या कहलाती है, 2D नेविगेशन। अब 3D नेविगेशन की बात करते हैं। अब 3D नेविगेशन क्या है, एयरक्राफ्ट पहले या क्वाडकॉप्टर की बात करें तो पहले वो जेड एक्सिस के अंदर एक हाइट, सर्टेन हाइट पे पहुंचेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, एक्स और वाई जी के अंदर मूव करेगा। सो 3D नेविगेशन जो है वो क्वाडकॉप्टर में इस्तेमाल होती है। खैर वहां पे प्रोल, पिच एंड यॉ भी आता है, लेकिन आप ये कह सकते हैं वेरी बिगिनर लेवल के ऊपर वो 3D नेविगेशन की एक मिसाल है। फिर उसके बाद ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है, जिसमें मैंने बता दिया था कि 3 ट्रांसलेशनल एक्सेस होती है, जहां पे आपके पास ट्रांसलेटरी मूवमेंट्स आती है, और उन ट्रांसलेटरी मूवमेंट के अक्रॉस हमारे पास पिच, रोल एंड यॉ भी हो रहा होता है। ये वही चीज पुरानी वाली। अब आ जाती है बात लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब ये लेटीट्यूड क्या चीज है, लॉन्गिट्यूड क्या चीज है। बेसिकली अर्थ जो है हमारे पास स्फीयर के अंदर है, तो हम लोगों ने अर्थ की जो है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हमने डिस्ट्रीब्यूशन की वो बनाई हुई है, या डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोगों ने क्या किया हुआ है, डिनोट किया हुआ है। गॉट माय पॉइंट। लेट लॉन्ग इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा, गूगल मैप्स के ऊपर अगर कोई चीज, मतलब यानी किसी जगह को पिन पॉइंट करते हैं और उसको जब देखते हैं तो वो आपको किस में शो कर देता है, लेट लॉन्ग की सूरत में शो कर देता है। लेट लॉन्ग क्या है, पूरी दुनिया का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है
जो अगर जो कि क्या है, पूरी दुनिया में अगर हमें हमें कोई भी किसी भी जगह के एक दो पॉइंट मैंने अगर वो क्या क्या मतलब लेट लॉन्ग शेयर कर दी, तो आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी पहुंच सकते हो। अब लॉन्गिट्यूडनल का मसला, लेटीट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लफ्ज लेटीट्यूड का मतलब ये है कि इसको हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑफ माय ग्लोबल ग्लोब, मतलब ये मेरे पास ग्लोब है, उसमें आप देख सकते हो मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है। सही है, क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि आपस में हमेशा क्या है, पैरेलल रहेंगी। सो यू कैन से दैट कि भाई joining the poles, sorry, latitudes, angular distance away from equator in north 90 degree north and south। सही है। अगर मैं इस अर्थ को क्या करूं, खरबूजे की मानंद करूं, और मैं अगर इसको बीच से काट दूं, सो ये जो बीच में बिल्कुल सेंटर वाली जो लाइन कहलाती है लेटीट्यूड की, जो कि क्या है, इक्वली पार्ट ऊपर है इक्वली पार्ट नीचे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये डॉटेड वाली, ये हमारे पास क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर समझ में आ गया। अब लेटीट्यूड्स की यस जो सर। लाइंस है आपस में ये क्या रहेंगी, हमेशा पैरेलल रहेंगी, कहीं पे कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं हो रही है, ऐसा ही है। यस सर। प्लस ये अगर लेटीट्यूड आपसे कोई पूछ लेता है बंदा कि भाई ये लेटीट्यूड है क्या, तो आप ये कह सकते हो कि भाई लेटीट्यूड्स आर दी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ। सही है, अगर अर्थ है मेरी, उसकी मैं अगर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं तो वो लेटीट्यूड कहलाता है। एंड दीज सेपरेशन आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। सही है, इसी तरीके से। अच्छा, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लेटीट्यूड क्या होता है, सिंस लेट का मतलब लेटी हुई और लेटी हुई का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल। सो आप ये कह सकते हो कि भाई लेटीट्यूड से हम लोग क्या समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल समझ में आ गया। अब आ जाती है ये लॉन्गिट्यूड की बात आ जाती है। सो लॉन्गिट्यूड क्या होता है, वर्टिकल सेपरेशन दैट कन्वर्जेस एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तमाम के तमाम आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूड की लाइंस नॉर्थ पोल के ऊपर और साउथ पोल के ऊपर आके क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं। क्या कर रही हैं, कन्वर्ट कर रही है। कन्वर्ज कर रही हैं। सो दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, बात समझ में आ गई, लेट लॉन्ग क्या होता है। यस सर। यस अगर कोई मुझे पता लग जाए, अगर मेरे पास एक वो हो, दुनिया का मैप हो, उस मैप के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल और लेटीट्यूड के अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल जाए ना, और मुझे वो पढ़ना अगर आ जाए, तो हम लोग आराम से किसी भी जगह पर अगर हमारे पास कोई भी बंदा है तो उसको पॉइंट पॉइंट कर सकेंगे। ठीक है, तुम लोगों ने शायद बैटलफील्ड देखी है क्या, बैटलशिप सॉरी, यस सर देखिए। बैटलशिप के अंदर क्या हुआ था, एलियंस ने अटैक किया था। यस सर। एलियंस ने अटैक करने के बाद सबसे पहले चीज उन्होंने क्या की थी, सर सबसे पहले उनके कैनवस तबाह किए। क्या किया था, सर उनके जो मतलब आर्म्स थे ना, अपना वेपनरी तबाह की थी कैनन्स जब वगैरह एलियंस। नहीं, उन्होंने सबसे पहले जो काम किया था वो ये किया था कि उन्होंने जो क्या कहते हैं, एक बैरिकेड लगा दिया था, जिसकी वजह से अंदर की चीज बाहर नहीं जा सकती, बाहर की चीज अंदर नहीं जा सकती। उसमें मिसाइल्स भी उन्होंने क्या कर दिए थे, मतलब वो इस तरीके का बैरिकेड था कि आप उसमें से मतलब कोई बाहर का सिग्नल भी नहीं आ सकता था और ना अंदर का सिग्नल बाहर जा सकता था। तो वो उन्होंने एक बिल्कुल सर कैप्सुलेट कर दिया था, जिसकी वजह से वो नेविगेशन नहीं कर पा रहे थे। सही है, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने वो सुनामी बुइस की मदद से उन्होंने क्या किया था, अपनी जगह को एस्टिमेट किया था। और फिर उसके जरिए से उन्होंने क्या किया था, सुनामी बुइस से एक सिग्नल आया था, जो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से उन्होंने एक पूरा मैप के अंदर दिखाया था कि अभी हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, इस वक्त मौजूद हैं, ऑल दैट वगैरह वगैरह। राइट, यस अब पोल्स की बात करते हैं। पोल्स क्या चीज है हमारे पास, ऑल लॉन्गिट्यूड, ऑल लॉन्गिट्यूड लाइंस कन्वर्जेस एट 2 पॉइंट्स। वो जो 2 पॉइंट्स है वहां पर, जहां पर तमाम की तमाम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कन्वर्ज कर रही होती हैं, वो क्या कहलाती है, पोल कहलाती है। एक हमारे पास नॉर्थ पोल होता है, क्योंकि वो नॉर्थ के अंदर कन्वर्ज होता है, इसी तरीके से साउथ में भी क्या होता है, कन्वर्ज कर रहा होता है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इफ यू वांटेड टू लर्न दीज डेफिनेशंस यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट थिंग। सही है। अब एक चीज आ जाती है, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, ट्रू नॉर्थ क्या होता है और मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होता है। ये थोड़ा सा मैं आगे जाके डिफाइन करूंगा, क्योंकि ये आगे थोड़ा सा आगे जाके ये डिस्कस भी होगा, लेकिन उससे पहले हम ग्रेट सर्कल की बात करते हैं। सही है, ग्रेट सर्कल की बात करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो कि एक लाइन मेरे पास ये आ रही है और एक लाइन ये आ रही है मेरे पास।
ये मेरे पास अर्थ का क्या आ रहा है, फ्रंट फेस का एज आ रहा है, ये वाला जिसके ऊपर मैं अभी अपने माउस को हिला रहा हूँ। ये वाली चीज क्या है? इक्वेटर। इक्वेटर है। सो अगर मैं क्या करूं, एक ऐसा प्लेन बनाऊं जो कि क्या करे, इक्वेटर को क्या करे, कट करे। इक्वेटर को क्या करे, कट कट कर। करे। तो उस सूरत में ऐसा जो बनने वाला सर्कल कहलाता है वो क्या कहलाता है, ग्रेट सर्कल कहलाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, यू से ये शुरू हुआ, वी पे खत्म हुआ, वी से फिर ये क्यू पे गया और क्यू से वापसी किस पे आया, पी पर आया। सो पी से लेके क्यू तक, मतलब सॉरी, यू से लेके वी तक ये पूरा हिस्सा क्या है, ग्रेट सर्कल कहलाता है। इस ग्रेट सर्कल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, और भी चीजें क्या करते हैं, मालूम करते हैं। आगे चलते हैं। ये हमारे पास पोजीशन ऑफ लेट लॉन्ग आ गया। अब यहाँ देख सकते हो कि ये मेरे पास लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 110, और ये 10, 20, 30, 40। अब ये जो नॉर्थ पोल है, ये जो आप देख रहे हो प्राइम मेरिडियन, बेसिकली इक्वेटर है। ये इक्वेटर कैसे आया और ये किस जगह से गुजर रहा है? तुम लोगों ने नाम सुना है एल सल्वाडोर? यस सर, नाम ही सुना हुआ है। एल सल्वाडोर ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जहां पर एक शहर है इक्वेटर, मतलब इक्वाडोर। इक्वेडोर में एक जगह ऐसी है जहां पर ये जो देख रहे हो ना आप, ये इक्वेटर की जो लाइन है, ये यस। पूरा शहर इक्वाडोर जो है वो पूरा का पूरा शहर इस इक्वेटर लाइन की में आबाद है। सो इक्वेटर की वजह से उसको इक्वाडोर भी कहा जाता है। देख रहे हैं आप, ये साउथ अमेरिका से ये गुजर रहा है ये। यस सर। यस सर। इसी तरीके से इक्वेटर की जगह एक और चीज भी होती है, प्राइम मेरिडियन। अब ये प्राइम मेरिडियन क्या है, बेसिकली लेट लॉन्ग लॉन्गिट्यूड जिसने दरियाफ्त किया था ना, उसने क्या किया कि भाई उसने पूरा प्रोसेस किया, और उसने कहाँ बैठ के किया, उसने ग्रीन्सविच एक जगह है वहां पर वो उसने प्रोसेस किया। सही है। करने के बाद यहाँ पे लेट सपोज अभी मेरे पास यहाँ जब पॉइंट है ना, ग्रीन्सविच यहाँ पे कहीं है यूरोप में। सही है। इसने क्या कहा कि भाई, इसने पूरी दुनिया का मैप बनाया और उस मैप के अंदर कह दिया कि भाई अगर मेरे पास मैप खोलूंगा तो उसमें बिल्कुल जो सेंटर वाली जो लैंग्विट्यूड होगा ना, इसको मैं क्या, उसने क्या कह दिया, प्राइम मेरिडियन कह दिया। उस प्राइम मेरिडियन के इस हाथ पे भी हमारे पास कुछ एंगल की डिस्ट्रीब्यूशन है और इस हाथ पे भी हमारे पास कुछ एंगल की डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये प्राइम मेरिडियन है क्या। सही। आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज आ गई है, प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन थीटा वगैरह ये सब। अब ये जो थीटास वगैरह है, ये इंशाल्लाह जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे डेट लॉन्ग के बारे में, तब हम देखेंगे। अभी इसको रहने देते हैं। अब आ जाती है बात बेरिंग की। बेरिंग क्या चीज है? अगर कोई ए लेवल्स ओ लेवल्स जिसने पढ़ा है उसको तो पता होगा बेरिंग। अगर पता है तो बताओ, नहीं है तो मैं बता देता हूँ भाई। सर ये इसमें मेरे लिखा definition। लिखा हुआ तो है, लेकिन मुझे भाई इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिखी हुई हैं, मुझे क्या पता क्या क्या लिखा हुआ है। लेकिन कभी तो आप लोगों ने पता किया होगा ना बेरिंग है क्या। देखो, बेरिंग जो होता है ना, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है या एंगुलर पोजीशन होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब लेट सपोज मुझे बेरिंग मालूम करनी है किसी की, एक ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर कहीं है मेरे पास। सही है। मुझे इसकी क्या मालूम करनी है, बेरिंग मालूम करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक प्लेन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? प्लेन बनाऊंगा। प्लेन। जैसे कि मैंने प्लेन बना दिया है। प्लेन बनाने के बाद ओरिजिन से उस पॉइंट तक की मैं क्या करूंगा, एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा, जो कि मैंने ऐसे खींच दिया। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस का मैं एंगल मालूम करूंगा, यानी कि एंगुलर सेपरेशन मालूम करूंगा कि भाई वो नॉर्थ से कितनी दूर है, नॉर्थ से कितनी दूर है। और जब भी मैं मेजर करता हूँ, हमेशा बेरिंग जो मेजर की जाती है वो नॉर्थ पोल से की जाती है, ये स्टैंडर्ड होता है। सही है। अब वो नॉर्थ पोल से करूंगा तो क्या करूंगा, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो एंगल है ना, ये मालूम कर लूंगा। सही है। अब ये जितना भी एंगल होगा, लेट सपोज अगर मुझे ये पता लग जाए कि ये एंगल कितना है, लेट सपोज ये एंगल मेरे पास आ रहा है 36 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है? 36 36। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90, यहाँ से लेके यहाँ तक 90, और यहाँ से लेके यहाँ तक 20 270। 270 प्लस 36 कितना हो जाएगा?
ये 306 इसकी 306 हो जाएगा, तो इस ऑब्जेक्ट की जो बेरिंग आ गई वो क्या आ गई हमारे पास, 306 आ गई। सही है। द ऑब्जेक्ट हैज अ बेरिंग ऑफ 36 डिग्री। ये होता है वो तरीकेकार बेरिंग मालूम करने का। द एंगल बिटवीन वर्टिकल प्लेन टू द रेफरेंस पॉइंट। अब हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट है, अब ये हमारे पास लेफ्ट सपोज ये वर्टिकल प्लेन है और ये रेफरेंस पॉइंट है, तो यहाँ से जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो हमारे पास क्या कहलाती है, बेरिंग कहलाती है, राइट। Yes, sir. अब आ जाती है बात, बेरिंग तो हम लोगों ने देख ली कि बेरिंग कहाँ से आ गई। अब बेरिंग आप लोग किस तरीके से भी मालूम कर सकते हो। आप बेरिंग अगर आपको पता लग जाए किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो विद द हेल्प ऑफ क्या, कंपास, यू कैन इजीली गो टू दैट डेस्टिनेशन और पॉइंट, राइट। अब आ जाती है बात मैग्नेटिक नॉर्थ की और ट्रू नॉर्थ की। अब हमें पता है कि भाई अगर ये पीछे जाते हैं, क्लियर ऑल, इसको बंद किया, पीछे गए, पीछे गए, ये मेरे पास क्या है, नॉर्थ पोल है, ये मेरे पास क्या है, साउथ पोल है। ट्रू पोल भी क्या कहलाते हैं, यही वाले दो पोल कहलाते हैं जो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। अब आ जाता है हमारे पास ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, यही था आंसर, यही था क्वेश्चन। हाँ, तो ट्रू नॉर्थ क्या है, ट्रू नॉर्थ तो बिल्कुल यही है कि जो बिल्कुल यहाँ पर आके, जहाँ सारे पॉइंट आके, सारे लॉन्गिट्यूड आके जहाँ ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर कन्वर्ट कर दे, तो ये मेरे पास क्या कहलाता है, नॉर्थ पोल कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉर्थ पोल कहलाता है। बट मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ का मतलब ये है कि भाई, मैं अभी यहाँ कुछ ड्रॉ भी करता हूँ, सही है, ये समझो मेरे पास नॉर्थ पोल है, सही है। लेकिन जब एक्चुअल के अंदर मैं अपना कंपास रखूंगा और नॉर्थ पोल मालूम करूंगा ना, तो नॉर्थ पोल कहीं वो यहाँ शो कर रहा होगा, सही है। अब ये थोड़ा सा स्लाइटली, अब यहाँ देख सकते हो, ये ट्रू नॉर्थ के से थोड़ा क्या कर रहा है, दूर शो कर रहा है, मुझे क्या कर रहा है, दूर शो कर रहा है मैग्नेटिक कंपास। ऐसा क्यों, वो इस वजह से, वो इस वजह से कि हमारी अर्थ की क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। और हमें पता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में कौन से पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल्स होते हैं। ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड, हमारी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, वो रोजाना, वो रोजाना क्या होती है, चेंज होती है। क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब उसके जो पोल्स है ना, वो ट्रू नॉर्थ से दूर की तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दूर की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास दो किस्म के हमारे पास नॉर्थ आ जाते हैं। एक हाथ कहलाता है मैग्नेटिक नॉर्थ और एक कहलाता है हमारे पास ट्रू नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ तो वही है जहाँ पे सारे लॉन्गिट्यूड आके कन्वर्ट कर रहे हैं, और मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होता है, जो आपको कंपास शो कर रहा होता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ट्रू नॉर्थ है और ये मेरे पास एक मैग्नेटिक नॉर्थ है, इसके बीच में वेरिएशन है। ये वेरिएशन किस वजह से, ये बता सकते हैं कि भाई एंगुलर डिस्टेंस difference between magnetic north and true north is called magnetic variation. It happens due to the change in magnetic field of the earth, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आता है, थोड़ा सा ये क्या है, ऑफसेट है। अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, शायद वो इस स्लाइड के अंदर मौजूद हो। आप ये देख सकते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। 1904 में मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ था, फिर उसके बाद ये यहाँ पर हुआ, अब यहाँ पर हुआ, और 2007 में क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर ये मेरे पास जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पर कहीं है, और ये स्लाइटली क्या है, चेंज होता जा रहा है, ये चेंज होता जा रहा है। चेंज किस वजह से हो रहा है भाई, हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, और ये एक टाइम ऐसा आएगा कि मैग्नेटिक नॉर्थ नीचे की तरफ चला जाएगा, और उस जो उसका ऊपर की तरफ साउथ, मतलब बिल्कुल ये 1 डिग्री 80 डिग्री फेज अपार्ट चला जाएगा। साइंटिस्ट ऑफ नासा हैज बीन रिसर्चिंग अबाउट कि भाई ये कितना शिफ्ट करता है, तो ये साल में कुछ डिग्री शिफ्ट करता है। कितना करता है ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये कुछ ना कुछ शिफ्ट करता है कोई चीज इसके पीछे लॉजिक। अब ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को। आप यहाँ देख सकते हैं, ये बता भी रहा है कि ये मैग्नेटिक वेरिएशन है, ट्रू नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ लाइक करता है एंड ऑल दैट वगैरह वगैरह। हाँ, कोई सवाल था। नहीं सर, कोई सवाल नहीं।
चले जी, तो फिर आगे बढ़ते हैं। एयर नेविगेशन इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक वेरिएशंस। अब यहाँ देख सकते हैं कि भाई नेविगेशनल चार्ट्स के अंदर हम लोगों ने क्या करना हो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि नीड करेक्शंस बाय पीरियोडिक सर्विस। क्यों भाई? आपका मैग्नेटिक नॉट चेंज हो रहा है, रोजाना की बुनियाद पे चेंज होता है, जिसकी वजह से नेविगेशनल चार्ट्स में भी क्या होता है, इंदराज करना पड़ता है, कंपनसेशन लानी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे पास इस मैग्नेटिक वेरिएशंस की वजह से हम लोग कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हैं। यानी कि बाय द वेरिएशन ऑफ 1 डिग्री, और बहुत अगर लंबा डिस्टेंस है तो आप बहुत दूर तक पहुंच सकते हो। ये तो आपको समझ में आता है ना कि अगर मेरे पास 1 डिग्री की वेरिएशन और रास्ता बहुत छोटा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे मैं दूर जाता जाऊंगा वैसे वैसे मेरे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान का जो रास्ता है वो बढ़ता जाएगा। ये तो पता है ना। एस यस सर, इज यस इक्वल सर। टू आर थीटा, क्योंकि आर्क लेंथ का फॉर्मूला ये है। अब ये मेरे पास आर है, आर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी आर्क लेंथ बड़ी होती जाएगी। सो जिसकी वजह से हमें कुछ कंपनसेशन करनी पड़ती है, और वो कंपनसेशन नेविगेशनल चार्ट्स के अंदर हर मतलब एक पीरियोडिक वे में होती रहती है। ये क्या चीज है? होमवर्क। इफ यू वांटेड टू नो अगेन अबाउट दिस, क्या कहना चाहिए, मैग्नेटिक वेरिएशंस, यू कैन गो टू दिस लिंक। ये आपका होमवर्क भी समझ लो, कुछ भी समझ लो। इफ यू वांटेड टू लर्न अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक वेरिएशन, यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो लिंक। I'll share this video with you. Sorry, I'll share this PPT with you guys. Right? Why do magnetic lines of force run from south to north and वगैरह? So भाई ये भी कोई इतनी कोई खास चीज नहीं है। We know that कि भाई ये हमें पता है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। इट्स अ यूनिवर्सल लॉ। क्यों जाती, क्यों नहीं जाती, हम इस चीज में पढ़ना नहीं चाहते। अब आ जाती है रम लाइन और ग्रेट सर्कल। ये रम लाइन और ग्रेट सर्कल जो है, इसको मैं अभी स्किप करवा रहा हूँ। जब नेविगेशन इक्वेशंस आएंगी तब हम लोग इसके बारे में और मजीद पढ़ेंगे। डिस्टेंस एंड स्पीड। अच्छा, हमेशा एक बात याद रखो, जब हम लोग एयरक्राफ्ट के अंदर डिस्टेंस की बात करते हैं, सो डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज मेजर्ड इन माइल्स। सही है? यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक का जो वो होता है, क्या कहना चाहिए, डिस्टेंस होता है इन दी फील्ड ऑफ एवियोनिक्स, हम लोग माइल्स में करते हैं, नॉटिकल माइल्स में करते हैं, सॉरी। और जो हमारे पास स्पीड्स होती है वो नॉट्स में मेजर की जाती है। कन्वर्जन्स होती है कि एक नॉटिकल माइल कितने किलोमीटर्स के बराबर है, एक नॉट्स कितने किलोमीटर्स के बराबर है। ये कुछ कन्वर्जन्स होती है, ये हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। नॉटिकल माइल की कुछ एक वो होती है, डेरिवेशन होती है। अगर वो देखना चाहो तो देख सकते हो। अभी मैं इस चीज को भी क्या करवा रहा हूँ, स्किप करवा रहा हूँ। ये वो डेरिवेशन है जिसकी मदद से आप ग्रेट सर्कल का डिस्टेंस वगैरह मेजर करते हो। आई एम स्किपिंग दैट थिंग ऑल्सो। डिस्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड 0.1 सेकंड इज इक्वल टू 1 मीटर, ये भी आ गया। डेड रेकनिंग एस्टिमेटिंग, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। डेड रेकनिंग रहने देते हैं। डेड रेकनिंग ये वही मैग्नेटिक रिंग, कर्वीलिनियर डिस्टेंस कैलकुलेटेड बाय, ये वगैरह वगैरह चीजें हैं इसके अंदर। डिफरेंस बिटवीन द एयर स्पीड एंड ग्राउंड स्पीड। अच्छा जी, ये कोई मुझे बता सकता है एयर स्पीड में और ग्राउंड स्पीड में फर्क क्यों आता है? सर नीचे हर्डल्स बहुत होते हैं। हर्डल्स बहुत होते हैं। और कोई अपनी विशिष्ट टिप्पणी से आगाह करना चाहें? तुमने अभी एक जुमला बोला ना, हर्डल्स करके, मुझे इससे है ना मोदी का एक जुमला याद आ गया। कितने तेजस्वनी लोग हैं ये। अबे भाई ये नीचे, ये हर्डल्स नहीं है, ये लहरें हैं ये। नहीं सर, मैं अपने उस पर बता रहा हूँ, ग्राउंड ये मैंने वो तो नहीं देखी, वेव्स तो नहीं देखी। चलो चलो, सही है, पार्टिसिपेट कर रहे हो। लेकिन अच्छा, अपनी थोड़ी सी आवाज है ना, ये जब भी बात करो तो तब म्यूट अनम्यूट मतलब कर लिया करो, और जब नहीं है मतलब चुप बैठना है तो अनम्यूट करो, क्योंकि तुम्हारी तरफ से शोर बहुत आ रहा है। हाँ जी, अब थोड़ा बेहतर है। तो खैर, अब बताना चाहता था कि एयर स्पीड में और ट्रू स्पीड में क्या फर्क होता है। देखो, एयर स्पीड जो होती है हमारे पास एक्चुअल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट होती है। अगर मुझे ग्राउंड स्पीड मालूम करनी है तो मुझे इस्तेमाल करना होगा रेडियो रेडियो डॉपलर रेडार का इस्तेमाल करना होगा। अब डॉपलर रेडार में होता क्या है
मैं अब आप लोगों के सामने एक चीज बनाने जा रहा हूँ, उसको जरा देखिएगा। ये मेरे पास कोई एक रेडार है, ये कोई एक बीम फेंक रहा है यहाँ पर, और ये मेरे पास समंदर की लहरें हैं। सही है। ये बीम क्या आती है, यहाँ से टकराई और वापसी ऊपर आई। क्या आई, वापसी ऊपर आई। इस वापसी ऊपर आने के बाद इसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस वगैरह हुई, एंड देन फिर उसके बाद ये जो बॉक्स है, इट कैन टेल्स यू कि भाई हमारे पास एयरक्राफ्ट की स्पीड ये आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो चीज है ना, उसके लिए लाजमी मुलजुम ये है कि हमारे पास ये जो सरफेस है जहां से टकरा के वापसी ऊपर आ रही है, ये दोनों चीजें, मतलब ये फिक्स्ड होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। चाहिए। मतलब ये जो हमारे पास वेलोसिटी वगैरह ये है, बात बोर्ड वगैरह जो लिखा हुआ आ रहा है ना, ये जो लहरें हैं ये स्टेशनरी होनी चाहिए। अगर स्टेशनरी नहीं होंगी तो उस वजह से होगा क्या, कि डॉपलर शिफ्ट जो इससे पैदा होगा वो सही नहीं होगा। यही वजह है कि जब हमारे पास लहरों के ऊपर, मतलब मैं अगर सी के अंदर हूं और मैं अपने ये रेडार की मदद से अपनी स्पीड मालूम करना चाह रहा हूं, तो वो जो स्पीड आएगी एयरक्राफ्ट की वो क्या होगी, इतनी एक्यूरेट नहीं होगी। जबकि अगर मैं अपने पीटोस्टैटिक सिस्टम की मदद से एयर स्पीड मालूम करूंगा तो उससे मेरे पास जो एयरक्राफ्ट की स्पीड होगी वो ज्यादा बेहतर आएगी। सो ये एक सिनेरियो है जो कि हम माइक टूले की बुक में भी देखेंगे, और ये अक्सर औकात एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है। सर ये पिटोट ट्यूब तो सही है, पर ये रडार के थ्रू, वेव्स के थ्रू हम किस तरह फाइंड करेंगे इसकी? भाई रेडार तुम लोगों ने असल में, तुम लोगों ने ना एमएनए पढ़ा ना कम्युनिकेशन पढ़ा, तुम्हें रेडार अब भी समझा नहीं रहा। रेडार के पीछे वर्क फिलॉसफी क्या होती है ये मैं नहीं बता रहा। अगर तुम लोगों ने इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ लिया, जी सर, इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ लिया। इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर अल्ट्रासोनिक सेंसर की मदद से हम लोग डिस्टेंस किस तरीके से मेजर करते थे। सर वो तो डिस्टेंस हम मेजर करते थे, पर ये तो हम समुद्र के तो डिस्टेंस, फाइंड एक मिनट किस। उसके पीछे, मैं तुमसे वही तो पूछ रहा हूँ, डिस्टेंस का बता दो, वेलोसिटी भी मालूम मालूम करवा दूंगा। तो फिर क्या बताएं सर? सर अल्ट्रा अल्ट्रासोनिक सेंसर किस तरीके से काम करता था। सर वो लाइट वेव की, सेंड करता, फिर रिसीव लाइट को करता वो था करता वापस। साथ तुम्हारी आवाज तो आ नहीं रही मुझे, और जो तुमने कहा मुझे ये भी समझ में नहीं आया। सर मैं कह रहा हूँ वो वेव अपनी जो है ना अल्ट्रासोनिक, वो वेव सेंड करता था, और वो जिस चीज के ऊपर टकरा के वो वापस आती थी उधर से, फिर उसका डिस्टेंस मेजर कर लेता था सर। उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है क्लॉक। क्लॉक जो होती है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट और कलीदी, क्या कहना चाहिए, रोल अदा करती है। तो वहां पर क्लॉक की मदद से हम लोग क्या करते थे भाई, वेलोसिटी का बूम पता होता था हमें। सही है। तो क्लॉक की मदद से हम लोग टाइम ऑफ ट्रांसमिटिंग और टोटल जो टाइम होता है वो मालूम करते थे, और उसके बाद डिवाइड बाय 2 करके मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके हमारे पास डिस्टेंस आ जाया करता था। अब यहाँ पर एक डिस्टेंस आ गया तो ये हमारे पास 0 पॉइंट आ गया, फिर उसके बाद ये एक डिस्टेंस आ गया, ये हम लोगों को पता लग गया। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें जब पता लग गया, सही है, और हमें टाइम भी पता है उसका, तो उससे वेलोसिटी मालूम कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रेडार की मदद से मालूम करते हैं। सही सर सही। अ, आगे बढ़ते हैं। अब एयर स्पीड और ग्राउंड स्पीड की वजह से हमारे पास जो, अच्छा हाँ, ये टेल विंड के बारे में बताना था। अब होता ये है कि अगर ये मेरे पास एयरक्राफ्ट है, इसके ऊपर ये समझो है, और यहाँ से कोई हवा लग रही है, तो हवा लगने की वजह से हमारे पास एयरक्राफ्ट की जो नोज होती है ना वो स्लाइटली सी क्या होती है, टिल्ड होती है। क्या होती है, टिल्ड होती है। उस टिल्ड को ओवरकम करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डी क्रैबिंग कहते हैं। अब डी क्रैबिंग कब हो सकती है, डी क्रैबिंग तब हो सकती है जब आप हल्के से रेडार को क्या करें,
अपने रडर को थोड़ा सा स्लाइटली सा ट्रिम कर दें, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो क्रैबिंग होती है आप उसको डीक्रैब कर सकें। डिफरेंस बिटवीन एयर स्पीड एंड ग्राउंड स्पीड, ये थोड़ा सा भी रहने देते हैं। ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट एंगल क्या होता है, ट्रैक क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, ये डीक्रैबिंग और डीक्रैबिंग के बारे में है, ये बाद में मालूम करेंगे, अभी इसको रहने देते हैं। सेलेस्टियल नेविगेशन अगेन पढ़ चुके हैं। फिक्स पोजीशन, रॉ एंड थीटा, ये जो चीज है ना, रॉ क्या होता है, थीटा क्या होता है, थीटा थीटा, फिर उसके बाद ये फिक्स पोजीशन थीटा थीटा, ये जब VOR वगैरह पढ़ेंगे ना तब वहां पे क्लियर होगा कि किस तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं। अभी इस चीज को मैं क्या करवा रहा हूँ, स्किप करवा रहा हूँ, इसको रहने देते हैं। यूनिक फिक्स क्या होता है, ये मतलब इस चीजों के बारे में, ये हमारे पास आ गया नेविगेशनल चार्ट है। इसमें हम लोगों को पता लग रहा है कि कहाँ कहाँ पे DME, कहाँ का टेकान और कहाँ का लोरैन टोकैन वगैरह, ये सब नेविगेशनल एयर्स हैं। अभी इसको रहने देते हैं। ये स्लाइड नंबर 2 तकरीबन समझो हो ही गई है। बुक को अगर गौर से देखोगे तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? Yes, sir. क्या आ रहा है अभी सामने? स्लाइड्स आ रही हैं सर, टेक्चर स्लाइड। अरे यार मुझे अभी बुक दिखानी थी आप लोगों को। एक मिनट रुको, मैं जरा बुक वगैरह ढूंढता हूँ, बुक है कहाँ पर। माइक टूले की बुक कहाँ है? नहीं जी, मैं मुझसे डिलीट हो गई है माइक टूले की बुक। तो माइक टूले की बुक को अभी रहने देते हैं। जो स्लाइड्स है ना हम उसी को फॉलो करते हैं। ये बताइएगा अभी नई स्लाइड आपके सामने नजर आ रही है? Yes, sir. जी सर आगे। अब यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है आपके सामने, ELT। अब ELT का मतलब क्या है? ELT स्टैंड्स फॉर इमरजेंसी लोकेटिंग ट्रांसमीटर। अब ये इमरजेंसी लोकेटिंग ट्रांसमीटर का काम क्या है? इमरजेंसी लोकेटिंग ट्रांसमीटर का मतलब लाजमी सी बात यह है कि एज इट्स नेम सजेस्ट कि एक हमारे पास क्या है, इमरजेंसी की सूरत है। उस इमरजेंसी की सूरत में कोई एक चीज है जो अपनी लोकेशन को ट्रांसमिट कर रही है। सही है। ये इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई क्रैश वगैरह हो जाता है, कोई हादसा आ जाता है, कोई वाकया पेश आ जाता है, एयरक्राफ्ट जिसके अंदर बिल्कुल क्या हो जाता है, जमीन के साथ लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उस सूरत में हमारे पास एक अदद इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर होता है। जब एयरक्राफ्ट के अंदर हमारे पास तमाम की तमाम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वगैरह ऑन होती है, तो उस सूरत में तो हर सूरत में हमारे पास क्या कहते हैं, एयरक्राफ्ट की पोजीशन ATC को पता होती है। लेकिन जब हमारे पास इंजन ने काम करना बंद कर दिया, एयरक्राफ्ट की जो लाइट्स है वो भी खत्म हो गई। जब एयरक्राफ्ट की लाइट खत्म हो गई तो रेडार्स वगैरह ने भी काम करना छोड़ दिया। और जब हमारे पास एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है तो उस सूरत में एयरक्राफ्ट की जो पोजीशन है वो भी पता लगनी चाहिए। सही है, ताकि जो बच गए हैं उनको वहां से मजीद निकाला जा सके। तो उस सूरत में एक ELT इस्तेमाल होता है, जिसका पर्पस क्या है, जो कि डिटेक्ट और एयरक्राफ्ट की लोकेशन को बताता है। किसको बताता है? सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को। सही है। स्टडीज शो दैट व्हाइल इनिशियल सर्वाइवल एयरक्राफ्ट क्रैश हैज बीन लैंड। अब जब भी एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट होता है तो उस सूरत में 10% चांसेस हैं कि उसमें से लोग बच सकें। और ये 10% चांसेस कब है? जब हमारे पास सिवियर एयरक्राफ्ट क्रैश ना हो। जैसे कि 2 साल पहले, 2 साल पहले था, 1 साल पहले था, वो जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था यहाँ पर मॉडल कॉलोनी की तरफ, सर पिछले साल ही हुआ था। पिछले साल हुआ था। तो एक सब साल हुआ है। 1 साल हुआ है ना। तो उस 1 साल में जब ये क्रैश हुआ था तो उसमें जो सर्वाइवल चांसेस थे वो क्या थे? कितने लोग बचे थे? 7 लोग बचे थे 200 में से। सर 2 बचे थे। 2 बचे थे, 3 बचे थे? सर 2 सर 2 बचे थे। सो 200 में से 2 बचे थे, तो क्या कितने परसेंट चांसेस आ गए? ये 2% चांस था उनका सर्वाइवल का, बाकी सबका इंतकाल हो गया था। तो
अगर ये जो क्रैश होता है इतना ज्यादा सिवियर नहीं होता और उसमें से काफी सारे लोग बच जाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ब्रेस फॉर इम्पैक्ट, कुछ इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसमें क्या होता है जंगल में क्रैश कर जाते हैं कुछ, तो उसमें जो बात होती है ना वो बहुत कम होती है, लेकिन उस जगह पे लोगों को बचाने के लिए सर्वाइवल मतलब उनको सर्च और रेस्क्यू करना लाजमी है। अगर वो ज्यादा दिन तक वहीं पर अटके रहे तो फिर उनकी भी डेथ हो सकती है। तो उस सूरत में इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर काम में आता है। इसका काम क्या है भाई? इसका काम ये है कि ये यूजिंग आरएफ वेव अपनी जो पोजीशन होता है वो एक सैटेलाइट को ट्रांसमिट करता रहता है और वो सैटेलाइट किसको बता देती है? बेस स्टेशन को बता देती है। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर ईएलटी की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। वो जो टाइप्स होती हैं वो किस बिना पर होती है? ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, किस तरीके से वो एक्टिवेट कर रहे हैं और कितने दिन तक उसका बैटरी टाइम है। इसके अंदर जो सिग्नल होता है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होता है, सही है, जो कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर रहा था और उसकी फ्रीक्वेंसी बैंड यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। अब इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक डिस्ट्रेस सिग्नल आ जाता है। क्या आ जाता है? डिस्ट्रेस सिग्नल आ जाता है। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मतलब क्या है, पहले तो मैं ये बता देता हूँ। अब आप ये देख सकते हो कि एक मेरे पास ये एक बेसिकली ये भी एक एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीन सिग्नल है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड नहीं है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीन है। जब मेरे पास जीरो सिग्नल रिसीव हो रहा है तो कुछ भी ना सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब मेरे पास सिग्नल क्या होता है, हाई होता है, तो सूरत में कोई बीप शीप वगैरह आती होगी किसको? रिसीवर को। तो बीप शीप किस मदद से आती है? वो इस फ्रीक्वेंसी शिफ्ट सिग्नल की एएस के सिग्नल की मदद से आती थी। और वो बीकन आप यहाँ देख सकते हैं कि वो सुनाई भी देती है रेडियो के ऊपर। साथ ही साथ ये जो सायरन लाइक साउंड जो होता है ना, वो बीप बेसिकली इस वेव की वजह से आ रही होती है। इनका जो रेट होता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेट होता है ना सायरन का, वो 2 से 4 हर्ट्ज का होता है। अब ये जो सिग्नल है वो कौन करता है? वो ये SAR-SAT को स्पास सैटेलाइट सिस्टम ये रिसीव करता है। जब ये सिग्नल डिटेक्ट हो जाता है तो उस सूरत में आपके पास जो बेस स्टेशन होता है उसको जो एक्सीडेंट एयरक्राफ्ट है उसकी पोजीशन के बारे में पता लग जाता है। गॉट माय पॉइंट? यस सर। Yes, sir. अच्छा जी, सो खैर आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कुछ इसका ये वॉटेज पावर लिखी भी अगर VHF का होगा, VHF का मतलब है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। इसका जो बैंड होता है वो 100 मेगाहर्ट्ज से लेके 500 मेगाहर्ट्ज तक होता है ये VHF। मुझे इस पूरे बैंड का नाम एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन ये तकरीबन इतना ही होता है। और इसका जो टाइम होता है ना, टाइम ऑफ ऑपरेशन, कंटिन्यूस ऑपरेशन, वो 2 दिन तक का होता है। इसमें जो बैटरी लगी हुई होती है वो 2 दिन तक के काम कर सकती है। क्लियर? ऑल बंद हो गया, आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न इमरजेंसी लोकेटिंग ट्रांसमीटर VHF के ऊपर नहीं बल्कि वो UHF के ऊपर काम करता है और ये UHF का हमारे पास फ्रीक्वेंसी बैंड मौजूद है। अब आपसे एक सवाल है, VHF से UHF में जाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या हुआ, किसी को सवाल का जवाब मालूम है या नहीं? बस ऐसे ही। नहीं, हम समझे सर, आप बताएंगे। मैं Sir, बताऊंगा। UHF VHF, हाँ हाँ, UHF की फुल फॉर्म जो है वो जहन में नहीं है मेरे। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। अच्छा। VHF का मतलब होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बनिस्बत इसके, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है, जैसे कि आप आगे भी देख सकते हो। मैं इसको बंद करता हूँ। भाई UHF की कितनी है? 121 मेगाहर्ट्ज है। 243 मेगाहर्ट्ज मतलब 250 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल है। और UHF 400 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल है। UHF की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, VHF की फ्रीक्वेंसी कम है।
फ्रिक्वेंसी ज्यादा करने का क्या फायदा है, कम करने का क्या फायदा है, ये बता दीजिए कुछ। सर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो मतलब ज़्यादा रेंज है, तो हम ज़्यादा तक सिग्नल नहीं, ट्रांसफर दोनों कर रेंज समझो दोनों की सेम है। हाँ सही है। वेलोसिटी में फर्क पड़ेगा। नाउ इसका सादा सादा सा जवाब ये है, VHF का लैम्डा क्या होगा, इसका जो लैम्डा होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, इसका जो लैम्डा होगा वो थोड़ा क्या होगा, छोटा होगा। लैम्डा छोटा होने की वजह से हमारे पास एंटीना का जो साइज होगा वो भी क्या होगा, वो भी छोटा होगा। अगर एंटीना का साइज छोटा हो गया तो पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा ये UHF के अंदर आप मल्टीपल सिग्नल्स को भी क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। एनकोडेड डेटा इसके अंदर जा रहा होता है जो कि आप फेज मॉड्यूलेशन की मदद से वो डिकोड कर सकते हो। हमारे पास कुछ होते हैं मोर्स कोड। मोर्स कोड क्या होता है, हमारे पास ये कुछ टॉक टक 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 इस तरह के पैटर्न्स होते हैं। इन पैटर्न्स का एक अल्फाबेटिकल मीन होता है। पुराने जमाने में इन मोर्स कोड की मदद से हमारे पास इंफॉर्मेशन की ट्रांजैक्शन होती थी। यही मोर्स कोड की मदद से हमारे पास जो डेटा है, ये एनकोडेड डेटा कहाँ जा रहा होता है, सैटेलाइट पे जा रहा होता है, जो कि फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है। इस एनकोडेड डेटा के अंदर क्या मौजूद होता है, यूनिक कोड ऑफ एयरक्राफ्ट भी मौजूद होता है, जिसमें एयरक्राफ्ट की इंफॉर्मेशन होती है। इसका जो 50 आवर्स का कंटिन्यूस होता है, और ये जो होता है जी स्विच की मदद से क्या होता है, एक्टिवेट होता है। अब जी स्विच से क्या मुराद है, जब भी एयरक्राफ्ट हमारे पास खुदा ना खास्ता क्रैश करता है तो उस सूरत में जो एयरक्राफ्ट के पैसेंजर्स होते हैं, वो पूरा जो एयरक्राफ्ट होता है काफी हाई वैल्यूज, मतलब उसके ऊपर जीज जो आ रही होती है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा आ रही होती है। कुछ कहते हैं 20 आती है, कुछ कहते हैं 10 आती है, बेस्ड ऑन द वेलोसिटी। जितनी ज्यादा, जितनी तेजी वेलोसिटी के साथ वो नीचे गिरेगा, उतनी जल्दी उसमें क्या आएगा, क्या कहते हैं, वो उसकी इतनी जीज बढ़ जाएंगे। अब इसके अंदर एक लगा हुआ होता है एक अदद जी स्विच। वो क्या होता है, जब हमारे पास एयरक्राफ्ट की जीस एक मखसूस जीस से बढ़ जाता है तो उस सूरत में वो क्या कर देगा, ELT को एक्टिवेट कर देगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा, बंद रहेगा। ये हमारे पास ELTs की कुछ टाइप्स हैं, ए और AD टाइप, ऑटोमेटिक और इजेक्टेबल डिप्लॉयबल। इसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं, खुद पढ़ लीजिएगा। कुछ हमारे पास फिक्स्ड होती हैं, कुछ पोर्टेबल्स होती हैं, कुछ पर्सनल एक्टिवेटेड होती हैं। अब पर्सनल एक्टिवेटेड से क्या मुराद है, ये कॉकपिट में लगी हुई होगी। कॉकपिट के अंदर पायलट जो होगा ना, वो क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अपने मैनुअल बटन की मदद से स्विच ऑन कर देगा। कुछ हमारे पास ELT ऐसी होती है कि वो वाटर एक्टिवेट होती है। जब उस ELT के ऊपर सॉल्ट वाटर आता है ना, तो वो क्या हो जाती है, ELT एक्टिवेट हो जाती है। सॉल्ट वाटर जब एक्टिवेट होती है तो उस सूरत में हमें कुछ ना कुछ एक स्विच चाहिए होगा जो कि पानी से चलता होगा। तो ये कुछ टाइप्स हैं इसकी, ऑटोमेटिक एंड पोर्टेबल। ये क्या होता है, इसके अंदर ऑटोमेटिक और पोर्टेबल का मतलब ये है कि जब इसके अंदर जी स्विच लगा हुआ होगा और ये आपको अपनी जेब में भी लेके घूम सकते हैं, यानी कि ये हैंड डिवाइस है। इसकी मेंटेनेंस के हमारे पास क्या है, कुछ टेस्टिंग के हमारे पास ये कुछ चेक्स हैं। इसकी रेगुलर इंस्पेक्शन होती है, इसको इंश्योर करना कि ये सिक्योर है या नहीं, इसके ऊपर कोई कोलिजन ना आए। एयरक्राफ्ट के अंदर हमें पता है कि भाई कोई भी चीज़ हवा में कंटिन्यूस रहेगी तो उसके ऊपर जंग आलूद हो जाता है। सो इसके ऊपर कोई कोलिजन नहीं आना चाहिए। एंटीना के कनेक्शन बिल्कुल सिक्योर होना चाहिए। बैटरीज की जो लाइफ है वो अपनी लाइफ को ना पहुंचना चाहिए, मतलब एक्सपायरी डेट ना होनी चाहिए, बिल्कुल सही बैटरी हो। बैटरी जो बिल्कुल अप्रूव बैटरी इस्तेमाल करें, ये नहीं कि भाई तोशिबा के सेल लगा दिया और काम चला लिया। बीकन्स की जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होती है वो चेक की जाती है। ये चेक किया जाता है कि ELT काम कर रहा है कि नहीं। अगर काम कर रहा है तो देन उसके बाद एयरक्राफ्ट में उसको क्या करा जाता है, माउंट किया जाता है। देन उसके बाद ये जब ELT डिजाइन की जाती है तो उस सूरत में इसका एयर टू एयर टेस्ट होता है और फिर एयर टू ग्राउंड टेस्ट होता है, टू स्टेशन टेस्ट होता है। और इसके अलावा ELT की जो टेस्टिंग होती है फर्स्ट नॉट मोर देन 5। इसकी एक एक ये जो है, ये बेसिकली
आफ्टर डिजाइनिंग उसकी कुछ टेस्ट है, ये उसके मेंटेनेंस है। तो ये टेस्टिंग कब होती है? जब आप एक चीज को डिजाइन कर ले तब उसकी टेस्टिंग होती है। मेंटेनेंस जब भी एयरक्राफ्ट फ्लाई होने से पहले आप ये सारे चेक्स को क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे। सो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देख सकते हैं ये एक ELT है, एयरक्राफ्ट है, क्रैश कर गया। कहाँ पे क्रैश किया पता नहीं। इसके अंदर एक ELT लगी हुई, उस ELT ने अपना क्या किया, सिग्नल ट्रांसमिट किया सैटेलाइट को, जो कि यहाँ पे लगी हुई है कॉस्पास सैटेलाइट। ये कॉस्पास सैटेलाइट चला गया, सैटेलाइट ने सिग्नल रिसीव किया और वो सिग्नल कहाँ चला गया, हमारे पास इनके ग्राउंड टर्मिनल के ऊपर। उस कॉस्पास ने क्या किया, एक सिग्नल दूसरी जगह पे भेजा हमारे पास जो मिशन कंट्रोल सेंटर है, और उस मिशन कंट्रोल सेंटर ने उसके करीब जो ATC है या सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो टावर है जो उसके करीब, एयरक्राफ्ट के करीब, उसको क्या कर दिया, इतला कर दिया, और वहां से क्या कर गए हो गई, सर्च एंड रेस्क्यू टीम आ गई। सो ये इसका एक पूरा का पूरा एक प्रोसीजर है। अर्थ की हमारे पास रोटेशन होती है, ये आप देख सकते हैं कि अर्थ की जो रोटेशन होती है वो क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, जो कि आप देख भी सकते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज जो होती है वो क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास नेचुरल फिनोमेना है। यहाँ पे कुछ हमारे पास कंस्टलेशन शो की गई है। कंस्टलेशन से मुराद ये कि अगर अर्थ मूव कर रही है तो ये कंस्टलेशन है, यहाँ पे मल्टीपल कंस्टलेशन आ रही है, यानी कि मुख्तलिफ लेटलॉन्ग्स आ रहे हैं। सही है। ये कुछ उसकी तस्वीरें वगैरह कि किस तरीके से सैटेलाइट की SAR सैटेलाइट्स कहाँ कहाँ लगी हुई हैं। सो हर ऑर्बिट के ऊपर हमारे पास ये कुछ सैटेलाइट्स लगी हुई होती है जो कि ELTs का सिग्नल रिसीव करती है। ये जो पॉइंट्स है ना, बेसिकली वो उन सैटेलाइट्स की पोजीशन को शो कर रहे हैं। ELT की जो दिखने में होती है, वो दिखने में कुछ इस तरह से होती है। ये उसका टेस्ट है, ये ELT का ये है। कुछ ELTs कॉकपिट के अंदर मौजूद होती है और कुछ जो होती है कॉकपिट के बाहर, यानी कि रडर वाली साइड पे भी लगी हुई होती है। ये कॉकपिट डोर कंटिन्यूड, ये कुछ इसके ELT के हमारे पास वो है, कंट्रोल्स है, जैसे कि देख सकते हो। आगे ये ELT की कुछ हमारे पास ये स्पेसिफिकेशंस आ गए बेस्ड ऑन देयर AF, आउटपुट पावर, पल्स ड्यूरेशन, एक्टिवेशन, G स्विच, इंटरनल लिथियम आयन बैटरी वगैरह वगैरह, ये सब चीजें लगी हुई है, बताया हुआ है इसके अंदर। ये हमारे पास एक्सेस डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, फिक्स विंग एयरक्राफ्ट सेंसिटिव टू एक्सेस 45। अच्छा, इसकी जो प्लेसिंग होती है ना ELT की, वो भी एक खास हिकमत अमली के तहत रखी जाती है। जैसे कि जब हमारे पास रोटर एयरक्राफ्ट होता है तो रोटर एयरक्राफ्ट का जो सेंट्रल एक्सिस होता है वहां से 45 डिग्री के ऊपर इसको रखा जाता है। ये कुछ इसके हमारे पास क्या आएगा, ये जीस की वो रेंज आ गई कि 10 G पे भी होता है, 22.5 G के ऊपर भी होता है, 45 G के ऊपर भी होता है, 7.5 G के ऊपर भी ये क्या होता है, वो कर जाता है, रिलेट कर जाता है। अब ये लिखा है बिट स्ट्रेंथ 10 G। अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो उसमें कुछ G वो है, तो ये अब तक अगर ऊपर वाली G है ये उसकी लिमिट दी गई है। तो अगर हमारे पास 22.9 G डाउनवर्ड्स अगर मेरे का एयरक्राफ्ट जा रहा है तो उस तो डाउनवर्ड्स में 22.5 G तक ये झेल सकता है, 45 G फॉरवर्ड G के अंदर जा सकता है और 7.5 G साइडवेज में जा सकता है। फ्री ऑफ वाइब्रेशन, लोकेट टू सेफ एंड क्रशिंग वगैरह एंड ऑल दैट वगैरह, ये सब इसके कुछ चेक्स आ जाते हैं बुनियादी। ये कुछ और चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं कि भाई इसके अंदर अपना एक एंटीना होता है, नियर टू एग्जिट पे लगा हुआ होता है, क्रू और पैसेंजर इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ये लाइफ राफ्ट के पैक के करीब भी लगा हुआ होता है, एंड शुड नॉट बी पैक टू, ये उसके साथ करीब होगा लेकिन उसके साथ बिल्कुल अटैच नहीं होगा। ये इसकी एक ब्लैक डायग्राम लगी हुई है। ये एक मेरे पास क्वार्ट्ज का क्रिस्टल लगा हुआ है। ये क्वार्ट्ज का क्रिस्टल का काम क्या है मुझे ये बताएं, क्रिस्टल का काम क्या होता है? सर पता नहीं। क्लॉक जनरेट करने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्रिस्टल क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ हमारे पास ऑसिलेटर्स होते हैं, कुछ एम्पलीफायर्स होते हैं, कुछ हमारे पास मॉड्यूलेटर्स होते हैं, और ये हमारे पास क्या है, एट दी एंड एंटीना है। ये एक वेरी जेनेरिक एक हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम है, इसको समझाना थोड़ा सा टिपिकल है। क्यों? ये रडार से रिलेट नहीं करती।
ठीक है, ये वही हमारे पास पिछली डायग्राम आ गई कि भाई किस तरीके से हमारे पास ईएलटी नेटवर्क काम करता है और किस तरीके से चीजें वगैरह काम करती है। खैर, ईएलटी से रिलेटेड कोई सवाल है तो बताओ। नो सर। अच्छा, पेपर और जो होगा वो बुक से ही होगा, और ये जितनी भी स्लाइड्स हैं बुक से ही हैं। ओके सर। दूसरा ये कि मेरे ख्याल से अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर आज इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल है जुम्मा, जुम्मे के रोज़ जो क्लास रखूंगा वो जो जुम्मे के बाद रखूंगा या जुम्मे से पहले रखूंगा इंशाल्लाह। ये जो क्लास जो कल होगी वो एक लेक्चर अपलोड हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर, और अब तक जितनी भी हमारे पास लेक्चर हो गए इनकी मैं वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में यूट्यूब के ऊपर। तो बराए करम तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो इन वीडियोस को देख लीजिएगा। सही है, तो खैर अब तक के लिए इतना ही, बाकी अब इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ओके जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।